बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 1 है आज। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस, विरासत। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। और इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक्स पहला टॉपिक है, जेनेटिक्स का तारुफ। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स की तारीफ करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study inheritance is called genetics, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम विरासत का मुताला करते हैं जेनेटिक्स कहलाती है। अब इनहेरिटेंस क्या है, ये डेफिनेशन इसके साथ लिखनी है। जब भी जेनेटिक्स की तारीफ आ जाए तो आपने जेनेटिक्स की तारीफ करके उसमें जो वर्ड यूज हुआ इनहेरिटेंस, उसकी तारीफ भी करनी है। इनहेरिटेंस मीन the transmission of the characteristics from parents to offspring, के खसूसियात का माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होना। खसूसियात का, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, खसूसियात का माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और बायोलॉजी की वो शाख जिसमें विरासत का मुताला किया जाता है जेनेटिक्स कहलाता है। सिंपल भी कह सकते हो, विरासत के इल्म को जेनेटिक्स कहते हैं। जबकि विरासत से मुराद खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाना, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाना, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना। क्लियर कर लें डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, व्हाइल इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आगे चलते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेड्स, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेड्स। ये खसूसियात जो होती हैं उनके लिए एक दूसरा लफ्ज़ यूज़ करते हैं ट्रेड का। किसका बेटा? ट्रेड का। और फॉर एग्जांपल इन मैन हाइट, कलर ऑफ द आईज, इंटेलिजेंस आर ऑल इनहेरिटेबल ट्रेड। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही होगा कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, ये पूछा जाएगा, इसमें इनहेरिटेंस आपने कर देनी है। अगर अलग से भी पूछे इनहेरिटेंस को तो वो भी आप बता दें। ठीक होगी बेटा। अगली जो तारीफ है वो है इनहेरिटेबल ट्रेड्स। इनहेरिटेबल ट्रेड क्या होते हैं? ठीक हो गया। इसकी तारीफ उर्दू में कहते हैं विरासती खसूसियात। विरासती खसूसियात ऐसी खसूसियात जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हों, ऐसी खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल हों, उनको इनहेरिटेबल ट्रेड कहते हैं। द ट्रेड्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेबल ट्रेड्स। ये कौन कौन सी हैं? कद, आँखों का रंग और जहानत। आँखों का रंग, कद और जहानत, ये वो खसूसियात हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं और इनको हम इनहेरिटेबल ट्रेड्स कहते हैं। आगे चलते हैं। पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर यंग थ्रू द जीन ट्रांसमिशन, के माँ बाप अपनी खसूसियात अपने यंग वन को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं अपने जीन्स के ज़रिए। माँ बाप अपनी खसूसियात अपने बच्चों को देते हैं, मुंतकिल करते हैं, किसके ज़रिए? जीन मुंतकिल करके। क्या करके? जीन की ट्रांसमिशन के साथ वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पास कर देते हैं। किसको? अपने यंग वंस को। इक्वल नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। आपको पता होता है बेटा, स्पर्म में भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। और एग में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। दिस इज एग एंड दिस इज स्पर्म। और इक्वल नंबर है। ये कहाँ से आया? फादर से आया। ये कहाँ से आया? माँ से आया है। और फिर जब बच्चा बनेगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। सो क्रोमोसोम बाप भी उतने देता है, माँ भी उतने देती है। तो यही कुछ कहा जा रहा है। इक्वल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कि दोनों पेरेंट्स से, यानी कि इधर माँ और इधर बाप, दोनों पेरेंट्स से बराबर बराबर क्रोमोसोम आते हैं और फिर उनका मिलाप होता है। और अंडे स्पर्म के मिलाप को आपको भी पता है, पिछले लेक्चर में और पिछले टॉपिक्स में आपने क्या कहा था? फर्टिलाइजेशन।
सो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड, कि दोनों पेरेंट से बराबर बराबर क्रोमोसोम जो होते हैं उनको मिलाया जाता है किस संबंध के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान। अंडा स्पर्म मिलते हैं, उस संबंध को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंडे में भी 23 और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे चलते हैं, क्रोमोसोम कैरी यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स। अब ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा जीन्स का। तो एक जेनेटिक्स जो तारीफ आपने करी, एक इनहेरिटेंस, एक इनहेरिटेबल ट्रेट और उनकी एग्जांपल्स भी करनी है आपने। और चौथी चीज़ जो पूछी जाएगी कि जीन्स क्या होती हैं, जीन्स क्या होती हैं। क्रोमोसोम कैरी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पास क्या होती हैं, विरासत की इकाइयाँ मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम्स के पास विरासत की इकाइयाँ मौजूद होती हैं। विरासत की इकाई को जीन कहते हैं। सिंपल है, विरासत की इकाई को जीन कहते हैं। और ये जीन किसके पास होती हैं, क्रोमोसोम के पास होती है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड जीन्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो इस टॉपिक में आपने बेटा ये 4 डेफिनेशन देखी। आगे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ जो कि है क्रोमोसोम्स और जीन का टॉपिक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अभी आपने कहा था कि विरासत की इकाई को जीन्स कहते हैं और जीन्स किसके पास मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम के पास। क्रोमोसोम कैरी जीन्स एंड जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको देखते हैं टॉपिक को। जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए पर मुश्तमिल होती हैं या डीएनए में जीन्स होती हैं। जीन की बात हो रही है। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जीन के पास मखसूस किस्म की इंस्ट्रक्शन होती हैं। इंस्ट्रक्शन कहते हैं हिदायत को बेटा, ठीक है। जीन के पास मखसूस किस्म की हिदायत होती हैं। किसकी हिदायत, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो डीएनए, ठीक है, फिर जीन्स, और जो जीन्स होती हैं उनके पास क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत होती हैं। किस चीज़ की हिदायत, ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने की। ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने की क्या मौजूद होती हैं, जीन्स के अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। ओके, जीन कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जीन कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो क्लियर कर लें, जीन प्रोटीन बनाते हैं, जीन्स प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन हमारे जिस्म के सारे काम तकरीबन करती हैं। इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड द वर्किंग ऑफ द जीन्स वी विल हैव द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम इन डिटेल। वो कह रहे हैं कि अगर आपने जीन्स की नेचर को समझना है या जीन्स के काम को समझना है तो सबसे पहले आपको क्रोमोसोम का तफसील से मुताला करना पड़ेगा। तो अगर आपने जीन की नेचर को समझना है बेटा, या अगर आपने जीन के काम को समझना है तो सबसे पहले आपको किसको पढ़ना पड़ेगा, क्रोमोसोम को पढ़ना पड़ेगा। क्रोमोसोम को पढ़ना पड़ेगा, क्रोमोसोम को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इनको समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, द बॉडी सेल्स हैव ए कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। जो बॉडी के सेल्स होते हैं जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और आपने 9th में देखा था कि जो सोमैटिक सेल होते हैं वो बॉडी बनाते हैं और सोमैटिक सेल आपने कहा था डिप्लॉयड होते हैं। सोमैटिक सेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस का अमल होता है। ये थोड़ी बहुत बातें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस शक्ल में मौजूद होते हैं, जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम किस शक्ल में मौजूद होते हैं, जोड़ों की शक्ल में। ये क्रोमोसोम जोड़ा, ये क्रोमोसोम जोड़े, ये क्रोमोसोम जोड़े, ये क्रोमोसोम जोड़े। तो बॉडी सेल्स के अंदर, जिस्मानी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। The two chromosomes of a pair are known as homologous chromosomes. In human body cell, there are 23 pair of homologous chromosomes for a total of 46 chromosomes. ये बेटा आपने आप समझना है। बेटा अब आपने समझना है, ये इंसान का एक सेल है और इंसान का जो सेल होता है उसमें जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 26 होते हैं।
और टोटल क्रोमोसोम के जोड़े कितने बनेंगे? 46 के कितने जोड़े बन सकते हैं? 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर बन सकते हैं। ये देखें एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उन्होंने भी जोड़ा बनाया हुआ है। दूसरा क्रोमोसोम उन्होंने भी जोड़ा बनाया हुआ है। फिर ये और 2 क्रोमोसोम उन्होंने भी क्या बनाए हुए? जोड़े बनाए हुए। तो इस तरह के कितने पेयर होते हैं इंसान के सेल में? 23। अगर कहे पेयर कितने हैं तो 23। टोटल क्रोमोसोम पूछे तो 46। सो ह्यूमन सेल कंटेन टोटल 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर। और याद रखना बेटा, ये क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम इन्होंने जोड़ा बनाया, इन्होंने भी जोड़ा बनाया, इन्होंने भी जोड़ा बनाया। तो जो 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, वो एक जैसे क्रोमोसोम जोड़े बना लेते हैं। उन जोड़ों को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आपसे पूछा जा सकता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कि यानी कि 2 क्रोमोसोम जो क्या करते हैं बेटा? जोड़े बनाते हैं। उनको क्या कहते हो आप लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम से पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं उधर कि द 2 क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स, एक जोड़े के क्रोमोसोम के एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सेल देयर आर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इंसान के सेल में इस तरह के कितने होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े बनते हैं? 23। इंसान के सेल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ों को कहते हैं। कितने जोड़े बनते हैं? 23 पेयर, 23 पेयर। जबकि टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 46 क्रोमोसोम होते हैं। आगे चलते हैं। वी मे रिकॉल, हमें याद करना चाहिए, अगर हम याद करें, that during meiosis the 2 member of the each chromosome pair separate and each of them enter into one gamete। अगर हम याद करें, अगर हम बेटा याद करें, जब मियासिस होती है ना, इसका मन होता है बेटा, जब मियासिस का मन होता है तो ये जो क्रोमोसोम के जोड़े हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन जोड़ों में से एक एक मेंबर क्या हो जाता है? एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये अलग हो गए, ये बड़े क्रोमोसोम यानी कि ऊपर वाला जोड़ा ये भी अलग हो गया। नीचे वाले क्रोमोसोम भी एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। ये भी अलग हो गया एक दूसरे से, ये भी क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गए। तो उसने कहा अगर हम याद करें कि मियासिस के दौरान ये जो जोड़े थे, इन जोड़ों का जो हर मेंबर होता है वो एक दूसरे से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। हर मेंबर एक दूसरे से क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है। उसके बाद उनमें से हर जो अलग शुदा होता है वो एक गैमेट में चला जाता है, वो एक एक गैमेट में चला जाता है। यहाँ पे अंडा भी आप बना सकते हो, यहाँ पे आप एग भी बना सकते हो। ऊपर मैंने स्पर्म बनाया बेटा, ठीक है, स्पर्म बनाया। और उसके बाद ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला इस पर में आ जाएगा, ये वाला इस पर में, और ये वाला इस पर में आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला इस पर में आ जाएगा, ये वाला इस पर में, और ये 2 इस पर में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अंडे में भी आप इसी तरह सेम टू सेम बना सकते हो। कि अगर आप याद करें, ये जो जोड़े थे मियासिस के दौरान, जोड़ों के दोनों जो रुकन हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और ऐसे अलग होते हैं कि उनमें से एक एक जो है वो एक गैमेट में जाता है और दूसरे वो जो थे वो दूसरे गैमेट्स में जाते हैं। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल सिंपली एज क्रोमाटिन। ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो बेटा जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम और क्रोमाटिन के बारे में, हम वो देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन, ये एक सेल है और ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, यानी कि तकसीम नहीं हो रहा अभी। तो फिर क्या कर रहा है? अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार कर रहा है, और जिस मरहले में वो अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करता है उसको इंटरफेज कहते हैं, जिसके 3 मराहल होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सो एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, यानी कि तकसीम नहीं हो रहा बेटा, उसको इंटरफेज कहते हैं। तो उसके न्यूक्लियस को अगर हम देखें, और न्यूक्लियस के अंदर हमें बिल्कुल पतले पतले धागे दिखाई देते हैं, उन पतले पतले धागों को हम क्रोमाटिन कहते हैं, ठीक है। तो जब सेल तकसीम नहीं होता, यानी कि इंटरफेज है, उस दौरान न्यूक्लियस के अंदर पतले धागे होते हैं, उनको क्रोमाटिन कहते हैं। पूरा नाम क्रोमाटिन मटेरियल भी आप कह सकते हो। जब उन धागों को देखते हैं तो धागे 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, एक DNA होता है धागों में और एक प्रोटीन होती है, ठीक हो गया, 2 चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है? सेल तकसीम होने लगता है, डिवाइडिंग स्टेज में चला जाता है, जो कि जस्ट 10% होती है।
और उसका नाम मेटाटिक फेज होता है या एम फेज होता है। ये वो मरहला होता है जिसमें सेल क्या होता है, तकसीम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो जो क्रोमाटिन था वो क्रोमोसोम में तब्दील होता है। वो किस में तब्दील होता है, क्रोमोसोम में, यानी कि एक तरतीब वाली स्ट्रक्चर बन जाती है, मोटे धागे बन जाते हैं। पतले धागे क्रोमाटिन थे और मोटे मोटे धागे हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो बनी है उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम को भी जब देखते हैं तो इसमें भी वही दो चीज़ें होती हैं जो पतले धागे में थी, डीएनए और प्रोटीन। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। So, देखें थोड़ा सा इसे कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमाटिन मटेरियल पर मुश्तमिल होता है। क्रोमाटिन मटेरियल को सिंपल हम क्रोमाटिन भी कह सकते हैं। क्रोमाटिन इज ए कम्प्लेक्स मटेरियल। जो क्रोमाटिन होता है वो एक कम्प्लेक्स मटेरियल होता है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कि क्रोमाटिन जो होता है, क्रोमाटिन मटेरियल भी ठीक है, क्रोमाटिन अकेला भी ठीक है। तो क्रोमाटिन एक कम्प्लेक्स मादा है जिसके अंदर डीएनए है और प्रोटीन है। और कौन सी प्रोटीन है आज सुन लें, मेनली हिस्टोन प्रोटीन। सो क्रोमोसोम के अंदर या क्रोमाटिन के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका नाम हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए wraps around histone protein and form a round structure called nucleosome. This is very important short question. This is very important short question. क्या, what is nucleosome? What is nucleosome या what are nucleosomes? ये डायग्राम देखें बेटा, यहाँ से आपको समझ आएगी। ये बेटा डीएनए है, ये वाला क्या जा रहा है, डीएनए है। और उसके बाद ये जो आपको रेड गोल गोल दिखाई दे रही है ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए ऐसे जाता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन आ जाती है, डीएनए उसके गिर्द बल खा लेता है। ठीक है, फिर डीएनए जाता है, फिर एक और हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए उसके गिर्द भी बल खा लेता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ गोल गोल स्ट्रक्चर है ओवरऑल तो न्यूक्लियोसोम है, लेकिन अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, हिस्टोन प्रोटीन है। सो क्रोमोसोम्स में या क्रोमाटिन मटेरियल में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन, ये वाली जो मैं जहाँ पे हाथ मैंने लगाया, ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। उसी हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए बल खाता है और एक गोल स्ट्रक्चर बनती है। उस गोल स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोसोम है। सो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीज़ें हैं, एक डीएनए है, ये वाला डीएनए और क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, और एक कम्प्लेक्स गोल स्ट्रक्चर बन गई, इसी का नाम न्यूक्लियोसोम है। फिर डीएनए इधर, फिर न्यूक्लियोसोम उधर, तो ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद फिर डीएनए जाता है, वक्फा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए उसके गिर्द बल खा लेता है। तो इस तरह एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के दरमियान में डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, और ये डीएनए उन न्यूक्लियोसोम के दरमियान में है। ये समझना है बेटा आपने यहाँ पे कि डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर ए राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डायग्राम से देखें कि जो डीएनए होता है बेटा वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द बल खाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द बल खाता है और एक गोल स्ट्रक्चर बनाता है। उस गोल स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोसोम है। तारीफ क्लियर है। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम्स। कि जो डीएनए, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। जो दो न्यूक्लियोसोम है उनके दरमियान में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। सो डीएनए इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम्स। यहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम उसके दरमियान में एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, उसके दरमियान में डीएनए। इन दिस वे न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। इस तरह ये न्यूक्लियोसोम और फिर डीएनए फिर न्यूक्लियोसोम ऐसे दिखाई देते हैं, द बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं। जिस तरह तस्बीह के बेटा दाने होते हैं, वहाँ पे एक क्या चल रही होती है, स्ट्रिंग चल रही होती है, फिर दाना आ जाता है, फिर धागा, फिर स्ट्रिंग। तो ये न्यूक्लियोसोम हो गया, ये भी न्यूक्लियोसोम है। दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान डीएनए भी होता है, तो दो न्यूक्लियोसोम और उसके दरमियान डीएनए ऐसा लगता है जिस तरह तस्बीह के दाने।
फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कि फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, यही जो धागे हैं जो न्यूक्लियोसोम्स पर मुश्तमिल हैं, ये क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, गाढ़े होते हैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म हासिल कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, गाढ़ी शक्ल हासिल कर लेते हैं, अच्छी स्ट्रक्चर हासिल कर लेते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्रोमोसोम होता है। देखिए कि जो क्रोमाटिन है ये गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, फोल्ड होता जाता है और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हासिल करता है। उस कॉम्पैक्ट फॉर्म का नाम क्रोमोसोम्स होता है। ये बेटा आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।